हेलो एंड वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। तो इस लेक्चर में हम चैप्टर 14 के कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, डेफिनेशंस हैं, वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है दैट इज़ कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड अपॉन द सॉल्यूशन टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम विद प्योर वाटर। ठीक है, आपके पास दो तरह के सॉल्यूशन है, एक आपके पास प्योर वाटर है, दूसरा आपके पास किसी भी सॉल्यूट का वाटर है। तो जो प्रेशर है जो आप एग्जर्ट करते हो सॉल्यूट वाले वाटर के ऊपर, ताकि वो प्योर वाटर के साथ इक्विलिब्रियम के स्टेट में रहे, तो ये जो प्रेशर कहलाता है उसे आप ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हो। ये इसकी डेफिनेशन है, कॉन्टेक्स्ट है। तो मैं आपको डायग्राम में समझा देता हूँ, होपफुली आप समझ जाएंगे। सो ये फॉर एग्जांपल मेरे पास एक आइडियल एनवायरनमेंट है जिसमें मेरे पास ये पूरा एक एनवायरनमेंट है जिसमें मेरे पास दो तरह के सॉल्यूशंस हैं और वो एक मेम्ब्रेन की थ्रू जो है वो डिफरेंशिएट है एक दूसरे से। तो ये प्योर वाटर है, ठीक है, इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, और ये जो वाटर है इसके अंदर सॉल्यूट्स मौजूद हैं। सही। तो इनका बेसिकली जो कंसंट्रेशन है और जो सिचुएशंस है, जिस हालत में ये दोनों सॉल्यूशंस हैं, वो अभी एक दूसरे से ये डिफरेंट हैं। तो आइडियली अगर आप कोई प्रेशर कुछ भी नहीं लगाते तो जो वाटर है वो ख़ुद ब खुद हमेशा प्योर वाटर से इम्प्योर वाटर की तरफ मूव करेगा। ये एक और टॉपिक है, रीज़न है, जो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। वाटर यहाँ से यहाँ जाएगा नॉर्मली विदाउट एनी प्रेशर। तो इस मूवमेंट को रोकने के लिए, और ताकि मूवमेंट ना इधर से इधर हो ना इधर से इधर हो और एक इक्विलिब्रियम का स्टेट रहे, इसके लिए आपको इस वाले सॉल्यूशन के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ता है। दैट प्रेशर इज़ कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। और नॉर्मली जो वाटर है वो फ्लो करता है फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल, मतलब यहाँ पे प्योर वाटर के पास वाटर पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर जो है वो प्योर वाटर में सबसे ज़्यादा होती है। एंड द वाटर पोटेंशियल वैल्यू फॉर प्योर वाटर इज़ ज़ीरो। क्योंकि बाद जो इम्प्योर वाटर है उनकी वैल्यूज़ जो है वो माइनस में होती हैं। ठीक। इसके बाद जो सॉल्यूट पोटेंशियल है, सॉल्यूट पोटेंशियल का मतलब होता है द टेंडेंसी ऑफ सॉल्यूशन टू अट्रैक्ट वाटर। सॉल्यूशन की टेंडेंसी, सॉल्यूशन की काबिलियत कि वो वाटर को एक्सेप्ट कर सके, और टू से द टेंडेंसी ऑफ अ सॉल्यूशन टू लोअर इट्स वाटर पोटेंशियल। ठीक। लोअर इट्स वाटर पोटेंशियल का मतलब है एक सॉल्यूशन है जिसका वाटर पोटेंशियल हाई है तो वो अपना वाटर पोटेंशियल कम कर सकता है। तो वो भी सेम बात ही हो गई, क्योंकि वाटर को एक्सेप्ट करेगा या वाटर को अट्रैक्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पे अब ये जो सॉल्यूशन है, वाटर जो हमने ऊपर पढ़ा, नॉर्मली ये जो है वो वाटर एक्सेप्ट करेगा। सो मीन्स इसका सॉल्यूट पोटेंशियल जो है वो इस वक्त ज़्यादा है। सॉल्यूट पोटेंशियल को आप सिंपली इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा होगा तो उसका सॉल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ठीक है। ये एक कंडीशन आप याद रख लें कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्यूट पोटेंशियल के भी और वाटर पोटेंशियल के भी। जहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम होगा और सॉल्यूट पोटेंशियल भी कम होगा। ठीक है। सो ये बेसिक डेफिनेशंस हैं कुछ जो चैप्टर 14 के अंदर लिखी हुई हैं और आपसे पूछी जा सकती हैं, तो इसलिए मैंने इन पे एक ओवरव्यू दे दिया। इसके बाद सॉल्यूशन की कुछ टाइप्स हैं, ये जो है आ जाती हैं कभी कभार। सॉल्यूशन जो है ये बेसिक 3 तरह के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, इसका जिक्र आपको मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं आइसोटोनिक से, कि आइसो का मतलब होता है सेम और टोन का मतलब होता है, टोन को आप कंसंट्रेशन समझ सकते हो। अगर आपके पास दो सॉल्यूशंस हैं जिनको आप कंपेयर कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे मैंने 2 सॉल्यूशंस बना रखे हैं और सेपरेट किया हुआ है। तो अगर मेरे पास 2 अलग अलग सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्यूट भी सेम हो, वाटर पोटेंशियल भी सेम हो, या मतलब आप कह लो कि उन दोनों की तमाम कंडीशंस जो हैं वो दोनों सॉल्यूशंस की सेम है, तो ना तो वाटर यहाँ से यहाँ मूव करेगा ना यहाँ से यहाँ मूव करेगा। तो इस तरह के 2 सॉल्यूशंस आपस में क्या कहलाते हैं? आइसोटोनिक। अगर आप हाइपोटोनिक की बात करें, हाइपो मीन्स लो या कम, लो कंसंट्रेशन या लो टोन, या सो इट्स कॉल्ड एज हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक बेसिकली क्या होता है? हैविंग लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन, जैसे कि आप यहाँ भी देख भी सकते हैं, ये ब्लैक में मैंने सॉल्यूट बनाने की कोशिश की है, यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे कम है। या तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन जिस सॉल्यूशन में कम हो तो आप सॉल्यूट कंसंट्रेशन की बात कर लो, या आप यूँ कह लो कि इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो ज़्यादा है बनिस्बत दूसरे सॉल्यूशन के जो जिससे आप इसको कंपेयर कर रहे हो। तो जिस सॉल्यूशन के अंदर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है या सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है उसे आप हाइपोटोनिक कहोगे। मीन्स
लेस टोन या लेस कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, और जिसके पास इंडिविजुअली इसका उलट क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक मीन्स जिसके पास सॉल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा हो, या अगर आप वाटर पोटेंशियल के केस में बात करें तो वाटर पोटेंशियल कम हो। एक और बात आपने लाजमी तौर पे याद रख लेनी है कि जो वाटर है वो हमेशा हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट से हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट की तरफ मूव कर रहा होता है ख़ुद ब खुद, ठीक है। वो इसीलिए यहाँ पे आप इस कॉन्सेप्ट को यहीं पे समझ लें कि होता क्या है कि जहाँ पे सॉल्यूट कंसनट्रेट, फॉर एग्जांपल मेरे पास इन दोनों का 100 ml मौजूद है, तो अगर 100 ml ये भी है और 100 ml ये भी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस 100 ml में लाइक हार्डली 5 या 10%, 5 या 10% जो है वो सॉल्यूट ने घेरा होगा, लेकिन यहाँ पे वो 100 ml का जो पार्ट है वो 5 या 10 नहीं है बल्कि ज़्यादा है। सो मीन्स आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे वाटर ज़्यादा है, यहाँ पे वाटर कम है, या आप यूँ कह सकते हैं कि इस रीजन में, हाइपोटोनिक रीजन में वाटर की एनर्जी ज़्यादा है, वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, और यहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम है। तो इस वजह से पानी हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। सो इसको एक रट्टे के तौर पे याद करवाया जाता है कि जो पानी है वो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में मूव करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने एक याद रखनी है। फिर इन्हीं सॉल्यूशन से रिलेटेड दो डेफिनेशंस आपको मिलती हैं आपके चैप्टर में, एक प्लाज्मोलिसिस है और एक डीप्लाज्मोलिसिस है। तो जो प्लाज्मोलिसिस, बेसिकली प्लाज्मा मीन्स साइटोप्लाज्म और लिसिस मीन्स टूटना होता है। तो बेसिकली प्लाज्मा टूटता तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। जो प्लाज्मोलिसिस है वो डिफ़ाइन ऐसे किया जाता है कि जो नेट मूवमेंट है, द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, या यूँ कह लो कि साइटोप्लाज्म या प्लाज्मा आउट ऑफ सेल, जब सेल्स के अंदर से साइटोप्लाज्म बाहर आने लग जाए, और उसके बाहर आने की वजह से जो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान, उस सेल के न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो साइटोप्लाज्म था, अब चूँकि वो बाहर आएगा तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेपरेट हो जाएगी साइटोप्लाज्म से, बीच में स्पेस आ जाएगा, ठीक है। तो इसे डिफ़ाइन इसी तरह किया जाता है कि मूवमेंट ऑफ वाटर प्लाज्मा आउट ऑफ सेल एंड सेपरेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम द प्लाज्मा ऑफ सेल एंड रिजल्टिंग श्रिंकेज। अब क्योंकि वाटर बाहर आएगा तो जाहिर सी बात है कि सेल जो है वो सिकुड़ेगा, श्रिंक होगा ऑफ द सेल व्हेन प्लेस्ड। ये सारा काम तब होगा जब आप सेल को कहाँ पे रखोगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। तो आपको सॉल्यूशन की टाइप्स की बात क्या पता चल गया है कि जो पानी है वो हाइपरटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ मूव करेगा। सो अगर आपने सेल को किसी ऐसे सॉल्यूशन में रखा है जो हाइपरटोनिक है, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि जो सेल है वो हाइपरटोनिक होगा, और सेल के अंदर से पानी हाइपरटोनिक यानी बाहर की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से ये कंडीशन आ जाएगी। इस तरह की सेल की श्रिंकेज को और वाटर की आउटसाइड की मूवमेंट को कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस। इसका कभी कभार रीज़न भी आ जाता है कि एक सेल के साथ क्या हो सकता है जब उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए। तो आपने सिंपली ये डेफिनेशन लिख देनी है कि जो वाटर है वो बाहर आ जाएगा और वो श्रिंक हो जाएगा एंड ETC एंड ऑल दैट। डीप्लाज्मोलिसिस जो है वो प्लाज्मोलिसिस का उलट है एक किस्म से। इसमें क्या होता है, द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल होती है, ठीक है, एंड स्वेलिंग सेल। अब क्योंकि सेल के अंदर पानी जा रहा है तो सेल लाजमी सी बात है स्वेल करेगा, फूलेगा। और अगर आप किसी दूसरी तरह से डेफिनेशन करना चाहें, अगर आपने किसी ऐसे सेल को यूज़ किया है जो पहले प्लाज्मोलाइज हो चुका था, तो वो स्वेल नहीं होगा बल्कि वो अपनी ओरिजिनल शेप जो है वो रिकवर कर देगा। सो आप इस तरह भी कह सकते हैं रिकवरी ऑफ द प्लाज्मोलाइज सेल। और ये सारा काम तब होगा जब क्या करोगे आप, व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इस तरह की उसको डेफिनेशन को क्या कहा जाता है, डीप्लाज्मोलिसिस, ठीक है। सो होप्स आपको समझ आ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।